हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हम करेंगे एक्सरसाइज 10.2। ये वाला हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। यहाँ पे तीन हमारे वेक्टर दे रखे हैं और इनका हमें मैग्नीट्यूड निकालना है। देखो, अगर कोई वेक्टर है ए हमारा इस तरह से a1i a2j a3k, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू होता है अंडर रूट a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर a3 स्क्वायर। इस तरह से हम लोग मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो सेम चीज हम यहाँ पे भी करेंगे। तो यहाँ पे a का मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ a इज इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ पे a1 जो है वो 1 हो जाएगा, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा? अंडर रूट 1 प्लस 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू अंडर रूट 3। तो यहाँ पे a का मैग्नीट्यूड हो गया अंडर रूट 3। b का निकाल लेते हैं। b का मैग्नीट्यूड क्या आएगा? इसका स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर यानी -7 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 49, ये हो जाएगा 9, और इन सबको ऐड कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 49 में 4 ऐड करेंगे 53, 53 में 9 ऐड करेंगे 62, ये आ जाएगा। और इसी तरह से हम c का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ c क्या होगा? अंडर रूट इसका स्क्वायर यानी 1/√3 का स्क्वायर प्लस इस 1/√3 का स्क्वायर प्लस माइनस का 1/√3 का स्क्वायर। 1/√3 का स्क्वायर क्या आएगा? 1/3, इसका 1/3 प्लस इसका 1/3, और इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 3/3, कैंसिल आउट कर देंगे तो ये 1 आ जाएगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ c जो है वो क्या है? 1 है, और जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है उसको हम लोग यूनिट वेक्टर बोलते हैं। तो यहाँ पे हमसे सिर्फ पूछा था मैग्नीट्यूड निकालना है, तो हमने सारे मैग्नीट्यूड निकाल लिए। क्वेश्चन समाप्त। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? राइट 2 वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। हमें सिर्फ 2 वेक्टर लिखने हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो, और इस तरह के बहुत सारे वेक्टर हो सकते हैं, इनफाइनाइट वेक्टर हो सकते हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो। तो यहां पे सिर्फ हमें 2 देने हैं एग्जांपल। देखो, एक वेक्टर हमने ले लिया a, किस तरह से? i प्लस j प्लस k, एक ये वेक्टर हो गया। b वेक्टर क्या है? हमने ले लिया i माइनस j प्लस k, ये दूसरा वेक्टर है। और इन दोनों का मैग्नीट्यूड निकालने अगर हम मैग्नीट्यूड ऑफ a, तो ये क्या हो जाएगा? 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर। मैग्नीट्यूड ऑफ a जो है ये आ जाएगा √3। सेम मैग्नीट्यूड ऑफ b 1 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, और इसका भी मैग्नीट्यूड √3 आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पे हमने लिया वेक्टर, तो ये कैसे सोचना है? i j k, इसके जो कंपोनेंट है स्केलर कंपोनेंट, उसमें हमें क्या करना है? नंबर सेम रखना है, बस साइन चेंज कर देना है और पोजीशन चेंज कर देनी है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसी तरह से। अगर मैंने यहाँ पे नंबर वाला ले लिया 2i प्लस 3j प्लस 4k, इस तरह से ले लिया, तो हम दूसरा जो वेक्टर लेंगे उसमें 2 3 4 ये जरूर होना चाहिए। साइन डिफरेंट कर सकते हैं और इसका क्या कर सकते हैं हम लोग? पोजीशन बदल सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने ले लिया 3i माइनस 2j प्लस 4k। अब ये दोनों वेक्टर अलग अलग हैं, लेकिन इनका मैग्नीट्यूड जो है वो सेम आएगा। तो इस तरह से हम लोग जो है एग्जाम्पल ढूंढ सकते हैं। क्वेश्चन समाप्त। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? राइट 2 डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शंस। यहाँ पे हमें 2 डिफरेंट वेक्टर बताने हैं जिनकी डायरेक्शन सेम हो। इस तरह के इनफाइनाइट वेक्टर हो सकते हैं। एग्जांपल के लिए अगर हमने कोई वेक्टर a लिया, ठीक है, तो दूसरा वेक्टर हम मान लेते हैं b, और b हम किस तरह का ले लेते हैं? लेमडा a टाइप का, जहां पर लेमडा कोई भी रियल नंबर है। अब यहाँ पे ये a और b, ये a और b दोनों डिफरेंट वेक्टर होंगे, क्योंकि यहाँ पे लेमडा जो है हम 1 के अलावा कुछ भी लें तो ये इससे डिफरेंट होगा, और इसके पास कितनी चॉइस है? इनफाइनाइट चॉइस है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे
इनफाइनाइट वेक्टर्स हो सकते हैं जिनकी डायरेक्शन सेम हो। लेकिन हम यहाँ पे एग्जांपल लिख लेते हैं। हमने ए वेक्टर लिया इस तरह से i प्लस जे प्लस के, और बी वेक्टर ले लिया हमने यहाँ पे 3i प्लस 3j प्लस 3k। अब यहाँ पे दोनों वेक्टर क्या हैं, सेम डायरेक्शन में, बोथ ए एंड बी हैविंग सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे अगर कोई वेक्टर इस तरह से इतना लंबा है, ठीक है, इसकी लेंथ जो है, इसका मैग्नीट्यूड इतना है, अगर मैं दूसरा वेक्टर ले रहा हूं इससे थोड़ा सा लंबा, इस तरह से, यहां पे ये इससे लंबा वेक्टर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने इस वेक्टर की लेंथ बढ़ा दी। और वेक्टर की लेंथ कैसे बढ़ाते हैं, जब उसमें हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। एग्जांपल के लिए अगर इसकी लेंथ थी 2 और इसकी लेंथ हो गई 4, तो इसका मतलब हमने इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो वही चीज यहाँ पे हम मान लेते हैं वेक्टर इस तरह से था, इसकी लेंथ बढ़ाने के लिए हमने इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3i 3j 3k, ये दूसरा वेक्टर हो गया, लेकिन डायरेक्शन दोनों की क्या होंगी, सेम होंगी। क्वेश्चन समाप्त। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y सो दैट द वेक्टर्स 2i प्लस 3j एंड xi प्लस yj आर इक्वल। इक्वल वेक्टर का मतलब ये होता है कि जिसकी डायरेक्शन भी सेम हो और मैग्नीट्यूड भी सेम हो, ठीक है। यानी दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, ये इक्वल कब होंगे, डायरेक्ट लिख देंगे a इक्वल टू बी, ठीक है। अब ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो अब यहां पे ये कह रहा है कि ये दोनों इक्वल हैं, ये हमें दे रखा है, तो हम सॉल्यूशन लिखेंगे। ये दे रखा है 2i प्लस 3j, और ये किसके इक्वल दे रखा है, इसके इक्वल, तो हम इसके इक्वल पुट कर देंगे xi yj, ठीक है। अब यहां पे देखो ये 2 है, ये x है, इनके जो कंपोनेंट है इनको कंपेयर करो। ये x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे j है, ये j है, j के कंपोनेंट स्केलर कंपोनेंट कंपेयर करेंगे तो ये y इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 3 आ गई, ठीक है। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अगर हमें और दे रखता जैसे कि यहाँ पे 2i प्लस 3j प्लस 4k, इस तरह से दे रखता, और हमें इधर कुछ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दे देता, x माइनस वाई आई प्लस 2yj, इस तरह से दे रखता, तो हम कैसे कंपेयर करते, k रह गया तो यहाँ पे zk, ठीक है। इस तरह से अगर हमें दे रखता तो हम कैसे कंपेयर करते, यहाँ पे x माइनस वाई 2 के इक्वल हो जाता, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2y जो है वो 3 के इक्वल हो जाता, और z जो है वो 1 के इक्वल हो जाता। z की वैल्यू तो पता हो गई, यहां से y की वैल्यू निकाल के यहां पुट कर देते, तो x और y दोनों की वैल्यू निकल आती, ठीक है। तो इस तरह से वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। क्वेश्चन समाप्त। हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है, फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर विद इनिशियल पॉइंट 2,1 एंड टर्मिनल पॉइंट -5,7। जैसे यहाँ पे एक प्लेन है इस तरह से, ठीक है, इसमें ये वाला पॉइंट कहाँ होगा 2,1, हम मान लेते हैं यहाँ कहीं पे होगा 2,1, और -5,7 ये कहाँ पे होगा, इधर कहीं होगा, हम मान लेते हैं यहाँ पे होगा, इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे ये हो गया -5,7, इस पॉइंट को अगर हम इस पॉइंट के साथ मिला दें तो ये इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पे कह रहा है ये इनिशियल पॉइंट है, यानी जो वेक्टर है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, और ये टर्मिनल पॉइंट यानी यहाँ पे इस तरह से खत्म हो जाता है। अब हमसे कह रहा है कि इस वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट और वेक्टर कंपोनेंट निकालो। तो पहले तो हमें एक वेक्टर फाइंड करना होगा, क्योंकि अभी तो ये वेक्टर तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये सिर्फ पॉइंट्स दे रखे हैं, तो वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं। यहाँ पे अगर हम इसको मान लें P और इसको मान लें Q, और ये हम मान लेते हैं कि पोजीशन वेक्टर है O, ये पोजीशन वेक्टर है O, ठीक है। यानी Q का पोजीशन वेक्टर ये हो गया OQ, और P का पोजीशन वेक्टर OP। तो यहां पे अगर हम देखें PQ, तो ये कैसे निकालते हैं हम लोग, OQ माइनस OP, और OQ क्या होगा हमारा -5i प्लस 7j,
इस तरह से लिखेंगे। ओपी क्या होगा, 2i प्लस जे, 2i प्लस जे। और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो -5i प्लस 7j, ये हो जाएगा -2i माइनस का j, और ये हो जाएगा माइनस का 7i प्लस का 6j। अब हमारा ये इस तरह से आ गया। तो स्केलर कंपोनेंट क्या होते हैं, जो स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर कंपोनेंट, स्केलर कंपोनेंट्स क्या होंगे, -7, 6। वेक्टर कंपोनेंट्स क्या होंगे, वेक्टर कंपोनेंट्स होंगे ये -7i, 6j। तो ये हो गए हमारे वेक्टर कंपोनेंट और स्केलर कंपोनेंट। यही चीजें हमसे पूछी थी, हमने फाइंड कर ली। क्वेश्चन समाप्त। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है, फाइंड द सम ऑफ वेक्टर्स ए बी सी। ये 3 वेक्टर्स दे रखे हैं, इनका हमें सम फाइंड करना है। सम कैसे फाइंड करते हैं, इसमें जो वेक्टर कंपोनेंट्स हैं जैसे आई जे के, तो आई के साथ ऐड कर देते हैं, जे को जे के साथ, के को के के साथ। और यहाँ पे अगर हम आई जे को थोड़ा अगर अलजेब्रा टाइप से देखें, यानी एक्स वाई जेड मान लें, तो जैसे हम लोग यहाँ पे 2x 3x इसको अगर ऐड करते थे तो क्या करते थे, 5x। सेम चीज यहाँ पे करेंगे, ये i, ये -2i ऐड कर लेंगे, माइनस का i आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर, इन तीनों को ऐड करना है। i -2j प्लस k प्लस -2i प्लस 4j प्लस 5k प्लस i -6j -7k। इस तरह के ये वेक्टर्स हैं। i के कोफिशिएंट को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 -1, 1 -2 यानी -1, और -1 + 1 0, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 0i। उसके साथ ये -2 + 4 2 आ जाएगा, और 2 जो है 6 में से गया तो ये -4j। और फिर आएगा यहाँ पे 5 + 1 6, 6 में से 7 गए तो -k। अब 0i है तो 0i को तो हम लिखेंगे नहीं, तो यहाँ पे ये बचेगा 4j -k। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन समाप्त। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर a = i + j + 2k। इस डायरेक्शन में हमें एक यूनिट वेक्टर निकालना है। सबसे पहली चीज तो हम एक चीज जानते हैं कि अगर एक वेक्टर a है तो जो दूसरा वेक्टर होगा इसकी डायरेक्शन में अगर हम उसको फाइंड करें तो हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं, लैम्डा a, जहां पे लैम्डा कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अब ये जो 2 वेक्टर हैं ये क्या हैं, डिफरेंट वेक्टर हैं, लेकिन इनकी डायरेक्शन सेम है। ठीक है, अब यहां पर यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। तो अब यहां पे जैसे ये ए वेक्टर है, अगर इसका मैग्नीट्यूड 1 आ जाए, अगर इसका मैग्नीट्यूड 1 आ जाएगा तो हम कह देंगे कि ये जो है यूनिट वेक्टर है और इसी डायरेक्शन में है ना, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तो अब यहाँ पे हम लोग जो यूनिट वेक्टर निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, ए यूनिट वेक्टर = 1 मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये दोनों वेक्टर क्या हैं, डायरेक्शन सेम है, और ये जो है हमारा यूनिट वेक्टर होगा। क्या आएगा देखो, 1 इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, √1² 1² 2², तो ये आ जाएगा 1² यानी 2² का मतलब 4। पहले 2² ही लिख लेते हैं, a को हम ऐसे ही लिख लेते हैं, i + j + 2k। ठीक है, ये हो जाएगा 1/1 + 1 2 हो जाएगा, 2 + 4 6 हो जाएगा, √6 i + j + 2k। ये हमारा वेक्टर आ गया, और ये हमारा एक यूनिट वेक्टर होगा, और इसकी डायरेक्शन में होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर हम इसको कंपेयर करें तो यहाँ पे ये a है और ये लैम्डा है, तो इसका मतलब ये दोनों क्या हुए, सेम डायरेक्शन में हुए। मैग्नीट्यूड इसका अगर हम निकालें तो ये क्या आएगा, 1/√6 ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा √1² 1² 2², विच इज इक्वल टू 1/√6, ये हो जाएगा √6, कैंसिल आउट 1।
तो यहाँ पे ये यूनिट वेक्टर है क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 आ गया। क्वेश्चन समाप्त। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी क्यू वेयर पी एंड क्यू आर द पॉइंट्स 1 2 3 एंड 4 5 6 रिस्पेक्टिवली। तो हमें क्या कह रहा है कि इस वेक्टर की डायरेक्शन में हमें एक यूनिट वेक्टर निकालना है, ठीक है, और हमें इनके पॉइंट्स दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6। तो पहले तो हमें वेक्टर फाइंड करना होगा। सॉल्यूशन पी क्यू वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं, क्यू का पोजीशन वेक्टर यानी ओ क्यू माइनस ओ पी, ठीक है। ओ क्यू का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो दे रखे हैं इनके साथ हम बस आई लगा देंगे। जैसे यहाँ पे ये एक्स कंपोनेंट है तो ये 4i, ये 5j, ये 6k, ये हो गया ओ क्यू। और ये जो है इसमें क्या करेंगे, i प्लस 2j प्लस 3k, ये हो गया OP। अब यहाँ पे इसको हम इस तरह से लिख देंगे 4i प्लस 5j प्लस 6k माइनस i प्लस माइनस 2j माइनस 3k। 4 में से 1 गया 3i, 5 में से 2 गया 3j, 6 में से 3 गया 3k। तो यहाँ पे ये हमारा PQ आ गया, ठीक है। अब हमसे कह रहा है कि इसी डायरेक्शन में हमें यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। यूनिट वेक्टर क्या होता है, a कैप इज इक्वल टू 1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, अंडर रूट 3 स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड 3 स्क्वायर, इसका 3 स्क्वायर, ए वेक्टर को भी हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 3i प्लस 3j प्लस 3k, ये हो जाएगा 1 अपॉन 3 3 जा 9, और ये हम देखें तो 3 को बाहर लिख सकते हैं, 3√3 आ जाएगा। और यहाँ पे ये 3 3 3 दे रखा है तो हम यहाँ से भी 3 कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा i प्लस j प्लस k, 3 से 3 कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा 1/√3 i प्लस j प्लस k, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यूनिट वेक्टर जिसकी डायरेक्शन क्या है, पी क्यू की डायरेक्शन में है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है यूनिट वेक्टर है जो पी क्यू की डायरेक्शन में होगा। क्वेश्चन समाप्त। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रखा है, फॉर गिवन वेक्टर्स a एंड b फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर a प्लस b। अब यहाँ पे हमें दो वेक्टर दे रखे हैं a और b, और हमसे यूनिट वेक्टर पूछ रहा है किस डायरेक्शन में, a प्लस b की डायरेक्शन में। तो सबसे पहले तो हम a प्लस b निकाल लेते हैं। तो a प्लस b कैसे निकालेंगे, यहाँ पे a वेक्टर है 2i माइनस j प्लस 2k, b क्या है माइनस i प्लस j माइनस k। अब यहाँ पे i को अगर हम ऐड करें यानी 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा यानी i बचेगा, ये माइनस का है ये प्लस का है तो 0 हो जाएगा। ये 2k है, k में से 1k जाएगा तो ये k बचेगा यानी ये बचेगा i प्लस k। तो हमें a प्लस b मिल गया i प्लस k। अब इसका हमें यूनिट वेक्टर निकालना है, तो इसका यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, a प्लस b, इसका हमें यूनिट वेक्टर निकालना है, वो आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस b और वेक्टर a प्लस b। इस तरह से निकालते हैं यूनिट वेक्टर। जैसे कोई वेक्टर अगर a है तो इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, यही होता है। अब यहाँ पे a की जगह पर a प्लस b है तो इसका ये हो जाएगा। अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड इसका क्या आएगा, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये हो जाएगा i प्लस k, ठीक है। ये आ जाएगा 1/√2 i प्लस k, ये आ जाएगा हमारा यूनिट वेक्टर। यही हमसे पूछ रहा था, तो ये हमने फाइंड कर लिया। क्वेश्चन समाप्त। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या दे रखा है, फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर 5i माइनस j प्लस 2k विच हैज मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स। अब यहाँ पे हमसे कह रहा है कि हमें एक वेक्टर फाइंड करना है जो इस डायरेक्शन में हो और जिसका मैग्नीट्यूड 8 यूनिट हो।
क्लास 6 में हम एक चीज पढ़ते थे, यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड में क्या होता था कि अगर कोई भी चीज है, और जैसे एग्जांपल के लिए अगर कोई पेन है ये, तो 5 रुपए का अगर एक पेन है तो हम पहले क्या करते थे, और हमसे पूछ रहा है कि 20 रुपए के कितने पेन होंगे, तो हम देख लेते थे कि 1 रुपए का कितना पेन पड़ेगा। यानी 5 रुपए का अगर एक पेन है तो एक पेन बराबर कितना हो जाएगा, 1/5। और फिर हम क्या करते थे, उसमें 20 से मल्टीप्लाई कर देते थे। सेम चीज यहाँ पे करेंगे। अब यहाँ पे हमें 8 यूनिट वाला वेक्टर चाहिए, तो हम पहले क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। ठीक है, फिर हम उसमें 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऐसा ही वेक्टर मिल जाएगा जिसका मैग्नीट्यूड 8 हो। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं। अब यहाँ पे ये वेक्टर दे रखा है, इसको हम मान लेते हैं ए वेक्टर, यानी 5i माइनस जे प्लस 2k। और हम क्या करते हैं, इसका यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं। तो यूनिट वेक्टर क्या आएगा, ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 1/√5 का स्क्वायर, और इस -1 का स्क्वायर, और इस 2 का स्क्वायर। और ए वेक्टर लिख लेंगे ऐसे ही, 5i माइनस जे प्लस 2k। ठीक है, ये क्या आएगा हमारा, 5 का स्क्वायर यानी 25, 25 में 1 ऐड करेंगे 26, 26 में 2 ऐड करेंगे तो 28। तो ये आ जाएगा √28 5i माइनस जे प्लस 2k। यहाँ पे ये 5 का स्क्वायर 25, 25 में 1 ऐड करेंगे 26, और ये 2 का स्क्वायर यानी 4। तो 26 में जब 4 ऐड करेंगे तो ये आएगा 30। ठीक है, तो ये 30 आएगा। अब यहाँ पे जो हमें यूनिट वेक्टर मिला है वो किस तरह से मिला, 1/√30 5i माइनस जे प्लस 2k। ये हमारा है यूनिट वेक्टर, यानी इसका अगर हम मैग्नीट्यूड निकालें तो ये हमारा जो आएगा वो 1 आएगा। अब हमें चाहिए क्या है, जिसका मैग्नीट्यूड 8 हो। तो हम क्या करेंगे, एक वेक्टर लिख लेंगे b, और ये क्या होगा 8a। इसका मैग्नीट्यूड 1 है, 1 में अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये जो आएगा ये हो जाएगा, इसको हम अगर ऐसे लिखें एक्सपेंड कर दें तो ये आ जाएगा 8 5 जा 40 अपॉन √30i। फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 8 अपॉन √30j। फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 16 अपॉन √30k। ये है हमारा बी वेक्टर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन समाप्त। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या दे रखा है, सो दैट द वेक्टर 2i माइनस 3j प्लस 4k एंड माइनस 4i प्लस 6j माइनस 8k आर कोलिनियर। कोलिनियर वेक्टर हमें देखना है कि ये कोलिनियर है कि नहीं है। अब यहाँ पे कोलिनियर वेक्टर चेक करने के कई तरीके हो सकते हैं। जैसे एक तो तरीका ये होता है जिसको हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू लेमडा बी वेक्टर। अब यहाँ पे इस तरह से अगर इसको हम ए मान लें और इसको बी मान लें तो इसमें रखेंगे और हम लेमडा की वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर लेमडा की वैल्यू यूनिक आ गई, यानी एक ही सॉल्यूशन आ गया लेमडा का, तो ये हमारे कोलिनियर हो जाएंगे। और अगर एक सॉल्यूशन नहीं आया या फिर एक भी सॉल्यूशन नहीं आया तो ये हमारे कोलिनियर नहीं होंगे। ठीक है, दूसरा तरीका क्या होता है, कोलिनियर वेक्टर होते हैं दरअसल उनके बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा, 0 डिग्री होगा। और cos 0 क्या होता है, 1 होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम cos थीटा इज इक्वल टू लिखें a डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b, इस तरह से अगर हम देखें तो यहां पे इनका हम पहले डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, फिर इसका मैग्नीट्यूड और उसको डिवाइड करेंगे। अगर ये 1 आ गया तो इसका मतलब ये कोलिनियर है, और अगर ये 1 नहीं आया तो कोलिनियर नहीं है। तो दो तरीके हैं, हम लोग इससे करेंगे। इसको हम लोग मान लेते हैं ए वेक्टर, तो ये हो जाएगा 2i माइनस 3j, ये हो जाएगा 4k। इसको हम मान लेते हैं बी वेक्टर, तो ये हो जाएगा लेमडा माइनस 4i प्लस 6j माइनस 8k। ठीक है, अब यहां पे इसको हम लोग ऐसे लिखा रहने देते हैं 2i माइनस 3j प्लस 4k। इसमें हम लोग लेमडा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 लेमडा i प्लस 6 लेमडा j माइनस 8 लेमडा k। ठीक है,
अब यहाँ पे हम कंपोनेंट्स को कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे आई के कंपोनेंट में क्या जाएगा, 4 लेमडा इज इक्वल टू 2 और 6 लेमडा इज इक्वल टू -3 और -8 लेमडा इज इक्वल टू 4। अगर मैं सारी कंडीशन को देखो तो यहां से लेमडा आएगा -2/4 जो कि हो जाएगा 1/2 माइनस का। यहां से लेमडा देखें तो -3/6 जो कि हमारा आ जाएगा -1/2। अगर यहां से देखें तो लेमडा आएगा -4/8 यानी कि -1/2। तो सारी कंडीशन में लेमडा की वैल्यू -1/2 आई है। इसका मतलब एक ही वैल्यू है, ठीक है, यूनिक वैल्यू है। दिस इंप्लाइज दैट ए एंड बी आर कोलिनियर। तो इसका मतलब ये जो है वो कोलिनियर हो जाएंगे। दूसरा तरीका हम इसका डॉट प्रोडक्ट करके और इसका इस्तेमाल करके भी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन समाप्त। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दे रखा है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर i + 2j + 3k। ठीक है, तो यहां पे हमें ये वेक्टर दे रखा है, इसका हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। सबसे पहले हम डायरेक्शन कोसाइन को समझ लेते हैं। जैसे देखो, अगर हमने ये डायरेक्शन बनाई, ये हो गया वेस्ट ईस्ट, सॉरी ये हो गया नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और ये साउथ। अगर हमें कोई डायरेक्शन देखनी है, मान लो हमें ये देखना है, तो हम इसको कैसे देखते हैं? अगर हमें इस पॉइंट को देखना है तो हम कैसे देखेंगे इसको? जैसे हम बोलेंगे ईस्ट से कितना एंगल बना रहा है, या फिर वेस्ट इस नॉर्थ से कितना एंगल बना रहा है। तो जो एंगल होता है वही डायरेक्शन तय करता है। अगर जैसे यहां से नॉर्थ से अगर ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है तो इसकी डायरेक्शन कुछ और होगी। अगर 45 डिग्री का एंगल बना रहा है तो डायरेक्शन कुछ और होगी। तो डायरेक्शन किस पे डिपेंड करता है? एंगल पे। और अगर उसी एंगल में हम कोसाइन ले लेते हैं यानी कॉस ले लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो एंगल होगा, जैसे अगर हम यहाँ पे 45 दे रहे हैं तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री तो यूज होगी, क्योंकि 45 की हम वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे? तो अगर हम कॉस में ले लेते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन को हम लोग डिनोट करते हैं, जैसे अगर हमने 3 डायमेंशनल में देखें, ये हम मान लेते हैं एक्स वाई और ये जेड। तो यहाँ पे अगर कोई पॉइंट है, ये वेक्टर है इस तरह से, तो एक्स से अगर ये अल्फा एंगल बना रहा है, वाई से बीटा और जेड से अगर ये गामा एंगल बना रहा है, तो इसके डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। ठीक है, अब यहां पे अगर ये वेक्टर है a1i a2j a3k, इसको अगर हम 2D में देखें तो थोड़ा आसान हो जाएगा। जैसे हम यहां पे इस तरह से अगर कर लेते हैं ऐसे, ठीक है, और ये एंगल हम मान लेते हैं ये है अल्फा। तो कॉस अल्फा क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस b/h। अब यहाँ पे बेस जो है वो हमारा क्या आएगा? देखो, ये a1 a2 a3 है, ये जो होगा ये क्या होगा? इसका मैग्नीट्यूड। अगर ये a वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड ही इसकी लेंथ होगी ये वाली। और इसके जो x पर जो लेंथ होगी वो क्या होगी? a1। ठीक है, a1 जो स्केलर कंपोनेंट है वो ये होगी, ये वाली। तो यहां पर जो एंगल बनेगा कॉस अल्फा इज इक्वल टू क्या आएगा? यहां पे a1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a। इस तरह से हम लोग कोसाइंस निकालते हैं। तो अब यहां पे हमसे पूछा है डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर, और इसी कॉस अल्फा को हम लोग l से भी डिनोट करते हैं, कॉस बीटा को m से, कॉस गामा को n से। तो यहां पे कॉस अल्फा जो है वो क्या आ जाएगा हमारा? a1 यानी 1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा? 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, 1 अपॉन 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 + 1 5, 5 + 9 14। तो ये हो गया 1 अपॉन √14। कॉस बीटा क्या आएगा? 2 ऊपर लिखेंगे, और इसका मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं होगा, 1 अपॉन, जैसे ये √14 है तो ये हमेशा मैग्नीट्यूड इसका 1 अपॉन √14। तो ये हो जाएगा कॉस गामा 3 अपॉन √14। तो ये जो है इसके डायरेक्शन कोसाइंस है, इसको ऐसे लिख लेंगे 1 अपॉन 14 √14, 2 अपॉन
√14, 3/√14 आर डायरेक्शन कोसाइंस। तो ये हमारे डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे और यही हमसे पूछा था। क्वेश्चन समाप्त। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या दे रखा है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी। अब यहां पे हमें जो वेक्टर निकालना है वो ए बी निकालना है, यानी कि ये, और जो वेक्टर आएगा उसके हमें डायरेक्शन कोसाइंस भी निकालना है। तो पहले हम इसका वेक्टर फाइंड कर लेते हैं। सॉल्यूशन वेक्टर क्या होगा, ए बी, और ए बी को हम कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ओ बी कैसे निकालते हैं, यहाँ पे जो बी पॉइंट दे रखा है बस इसमें एक्स की जगह पर आई रख देंगे, वाई का जो है उसमें जे रख देंगे और जेड वाले में के रख देंगे। तो ये हो जाएगा -i -2j और प्लस का के। ए का क्या होगा, i + 2j - 3k। तो ये हो गए इसके पोजीशन वेक्टर्स। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं इस तरह से, -i -2j माइनस प्लस हो जाएगा +3k। यहां पे ये माइनस का तो ये -2i हो जाएगा, ये माइनस का तो ये -4j हो जाएगा, ये प्लस का तो ये +4k हो जाएगा। तो ए बी वेक्टर तो हमें मिल गया। अब हमें इसके डायरेक्शन कोसाइंस निकालने। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, कॉस एल्फा। और कॉस एल्फा क्या होता है, अगर ए वेक्टर है हमारा a1i a2j a3k, तो इसमें कॉस एल्फा होगा a1 मैग्नीट्यूड ऑफ a, कॉस बीटा होगा a2 मैग्नीट्यूड ऑफ a, और कॉस गामा होगा a3 मैग्नीट्यूड ऑफ a। ठीक है, तो कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, -2 इसका मैग्नीट्यूड √ इसका स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ये आ जाएगा -2, ये हो जाएगा 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 4 4 जा 16, 4 4 जा 16। तो इसको लिख लेते हैं 4 + 16 + 16, और ये आ जाएगा हमारा -2 ये हो जाएगा 36, और 36 का होता है 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा -2/6, और इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लें तो ये -1/3 आ जाएगा। तो ये हो गया कॉस एल्फा। कॉस बीटा क्या आएगा, -4 अब देखो ये जो मैग्नीट्यूड है ये तो सेम रहेगा सबका, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा 6। तो ये हो जाएगा -2/3। कॉस गामा ये क्या हो जाएगा हमारा 4/6 यानी 2/3। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या होगा, -1/3 -2/3 और 2/3। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन समाप्त। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या दे रखा है, सो दैट द वेक्टर i + j + k इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सेस OX OY एंड OZ। यहां पे ये वेक्टर दे रखा है और हमसे कह रहा है कि इसका जो एंगल है, इंक्लाइंड मतलब एंगल, OX OY OZ से जो है वो इक्वल एंगल बनाता है। हम मान लेते हैं कि OX जैसे एग्जांपल के लिए, या फिर इसका हम थोड़ा सा रफ फिगर बना लेते हैं। ठीक है, इस तरह से ये हम मान लेते हैं x एक्सिस है, ये O है तो ये OX हो गया, ये Y मान लेते हैं, इसको Z मान लेते हैं तो ये OY OZ। पॉइंट हम मान लेते हैं यहाँ पे है ये वेक्टर i + j + k। ठीक है, और ये हो गया इस तरह से। तो हमसे कह रहा है कि ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ पे इसको हम लोग मानते हैं अल्फा, इसको मान लेते हैं बीटा और इसको गामा। तो इसके कोसाइंस क्या होते हैं हमारे, कॉस अल्फा इज इक्वल टू होगा इसका कोफिशिएंट यानी 1 मैग्नीट्यूड ऑफ दिस। पहले इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। अगर ये ए वेक्टर हम मान लेते हैं तो इसका मैग्नीट्यूड होगा √1² विच इज इक्वल टू √3। तो यहाँ पे कॉस अल्फा हो जाएगा 1/√3, कॉस बीटा हो जाएगा यहाँ पे
अगर ये A1 A2 A3 है तो इस तरह से लिखते हैं हम लोग A2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A2 है 1, मैग्नीट्यूड है √3, कॉस गामा जो है इसका भी मैग्नीट्यूड 1/√3 है। और 1/√3 क्या होता है हमारा, हमें कॉस के फॉर्म में नहीं पता है, तो इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट अल्फा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/√3, बीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/√3, गामा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/√3। और यहां तीनों एंगल क्या है, कॉस 1/√3 है, कॉस 1/√3, कॉस इनवर्स 1/√3, तो अल्फा बीटा गामा ये तीनों क्या हो गए, इक्वल एंगल हो गए। और जब ये इक्वल एंगल हो गए तो इसका मतलब ये हमारा प्रूफ हो गया। क्वेश्चन समाप्त। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या दे रखा है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट आर। आर का पोजीशन वेक्टर निकालना है, विच डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स पी एंड क्यू हुज पोजीशन वेक्टर्स आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली इन द रेशियो 2:1 इंटरनली एक्सटर्नली। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक लाइन है, जैसे हमने यहाँ पे लाइन ले ली इस तरह से, ये पॉइंट दे रखा है P, ये पॉइंट दे रखा है Q, और हमसे कह रहा है कि हमें एक पॉइंट निकालना है R जो इस लाइन को पहले तो इंटरनली डिवाइड करता हो यानी इसी लाइन के ऊपर हो, और दूसरा एक्सटर्नली डिवाइड करता हो। एक्सटर्नली डिवाइड का मतलब होता है जो इस लाइन के ऊपर ना हो, जो पॉइंट इस लाइन के ऊपर ना हो। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं तो ये 2D में देख रहे हैं। 3 डायमेंशनल में अगर हम देखें तो यहाँ पे ये एक लाइन होगी, स्पेस में अगर हम ऐसे ही देख लें तो स्पेस में कोई हम एक लाइन ले लेते हैं, या फिर ये पेन मान लेते हैं, ये एक लाइन है, ये स्पेस में है। इसके अलावा यहाँ पर कोई पॉइंट होगा, ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये इस लाइन को डिवाइड कर रहा है। यहाँ से अगर हम इसके लाइन खींचे तो ये डिवाइड कर रहा है, लेकिन ये कहाँ पे, ये पॉइंट इस लाइन के बाहर है, तो इसका मतलब ये पॉइंट जो है वो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, ठीक है। और इंटरनली डिवाइड का मतलब लाइन के ऊपर हो, यानी ये जो पॉइंट है ये इसी के पॉइंट के ऊपर हो, अगर इसके बाहर है तो एक्सटर्नली डिवाइड करेगा। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं ये इंटरनली डिवाइड करता है आर, तो हमें इसका पोजीशन वेक्टर पूछ रहा है, और इसका पोजीशन वेक्टर क्या दे रखा है, हम अगर यहाँ पे ये ओ मान लेते हैं ओरिजिन, तो ये हो गया ओ, ओपी जो है ये इसका पोजीशन वेक्टर है, यानी पी का पोजीशन वेक्टर ओपी, और ओ क्यू जो है वो क्यू का पोजीशन वेक्टर है, तो हमसे ओ आर पूछा गया है। ये ओ पी है, ओ क्यू है, और हमसे ओ आर पूछा गया है। तो ओ पी और ए क्यू तो हमें, ओ क्यू तो दे रखे हैं, तो पहले हम उसको लिख लेते हैं। उससे पहले जो चीज हमें दे रखी है इसमें उसको भी लिख लेते हैं, जैसे ये 2 दे रखा है और ये 1 दे रखा है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, ओ आर इज इक्वल टू, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें OP, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें 2OQ अपॉन इन दोनों का सम, यानी 2 + 1। तो OR जो आएगा वो आएगा OP + 2OQ अपॉन 3। ये है फॉर्मूला, इसका इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे पहले वाले के लिए सॉल्यूशन, तो ये आ जाएगा OR इज इक्वल टू, इसको अगर हम A और B मान लें, इस तरह से ना लिखकर इस तरह से लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1 × A + 2 × B अपॉन 1 + 2, ठीक है। यहाँ पे ये हो जाएगा A वेक्टर + 2B अपॉन 3। अब यहाँ पे A जो दे रखा है वो दे रखा है I + 2J - K, और B जो दे रखा है वो दे रखा है -I + J + K अपॉन 3। यहाँ पे इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, I + 2J - K, ये हो जाएगा -2I + 2J + 2K अपॉन 3। यहाँ पे I - 2I -I, ये 2J, तो ये 4J, ये -K, ये 2 + K, तो ये हो जाएगा K अपॉन 3। और इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, सिंप्लीफाई करके थोड़ा और लिखें तो ये हो जाएगा -I अपॉन 3 + 4 अपॉन 3J +
1/3 k, ये इस तरह से आ जाएगा। ये r का पोजीशन वेक्टर है जो इस लाइन को इंटरनली डिवाइड करता हो। अब हमें देखना है दूसरा वाला यानी एक्सटर्नली। तो एक्सटर्नली डिवाइड उसका एक फिगर पहले हम बना लेते हैं। देखो जैसे ये हमने लिया P और ये Q इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे जो हम इसको पहले लिख लेते हैं PQ। अब यहाँ पे ये जो है ना 3 डायमेंशनल में है, ये जो लाइन है ये 3D में है। तो हम जो बाहर वेक्टर है उसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, इसी के आगे डॉट 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 R, ठीक है। यानी इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा वो हो जाएगा P और ये Q और इसका होगा OR। तो हमसे OR पूछ रहा है, OQ और OP हमें दे रखा है, ठीक है। और इस R से इस P की जो दे रखी है लेंथ वो क्या दे रखी है 2, और इस Q से R पे 1 यानी 2:1 में दे रखा है। सेम चीज फार्मूला, बस फार्मूले में थोड़ा सा फर्क रहेगा। फार्मूला किस तरह से रहेगा, इसमें जो पहले वाला फार्मूला था उसके बीच में बस साइन माइनस का आ जाएगा, यानी OR जो है वो हो जाएगा हमारा MB माइनस NA/M-N। अब यहाँ पे जो M है वो क्या दे रखा है, यहाँ पे B का मतलब है OQ, ठीक है। OQ के सामने वाला यानी 2, तो यहाँ पे M दे रखा है 2 और N दे रखा है 1। तो OR जो है वो क्या हो जाएगा 2B माइनस A/2-1, यानी कि ये आ जाएगा, अगर सिंपली करके लिखें यहाँ पे सेकंड वाले पार्ट के लिए OR जो है वो हो जाएगा 2B माइनस A, ठीक है। अब यहाँ पे जो B दे रखा है वो हमारा किस तरह से दे रखा है, ये दे रखा है, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं माइनस का I प्लस का J प्लस का K माइनस A जो दे रखा है वो क्या दे रखा है I प्लस 2J माइनस K, इस तरह से दे रखा है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा माइनस 2I प्लस 2J प्लस 2K, और ये हो जाएगा माइनस I माइनस 2J प्लस का K। यहाँ पे ये माइनस का है, ये माइनस का है, तो ऐड हो जाएंगे यानी माइनस 3I हो जाएगा। ये 2J प्लस का है, ये माइनस का है, कैंसिल आउट यानी 0 हो जाएगा। 2K है, ये प्लस का K है, तो ये हो जाएगा 3K, ठीक है। तो इस यानी OR जो है यहाँ पे क्या आएगा माइनस का 3I प्लस का 3K, ठीक है। तो ये हो गया पोजीशन वेक्टर जो इस लाइन को एक्सटर्नली डिवाइड करता हो। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन समाप्त। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या दे रखा है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट P एंड Q। यानी एक लाइन है जो इस तरह से है, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं P, इसको मान लेते हैं Q। तो इसका मिड पॉइंट पूछ रहा है R, इसको हम R मान लेते हैं। मिड पॉइंट का मतलब ये 1 यानी रेशियो जो है 1 रहेगा, बराबर बराबर रहेगा। अब यहां पे इसका पोजीशन वेक्टर क्या है OP, ठीक है। इसका पोजीशन वेक्टर क्या है OQ, इसका पोजीशन वेक्टर क्या है OR। हमसे OR पूछा गया है, ठीक है, OR। अब यहां पे हम लोग जो फॉर्मूला यूज करते थे वो क्या होता था OR इज इक्वल टू, अगर इंटरनली डिवाइड होता था, अगर ये M होता था ये N होता था, तो हम MB प्लस NA/M+B यूज करते थे। लेकिन M और N यहाँ पे 1 दे रखा है, तो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं OP प्लस OQ/2। सिंपली इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अब यहां पे इसी का इस्तेमाल करेंगे, OR इज इक्वल टू OP प्लस OQ/2। अब इसका इस्तेमाल करने से पहले हमें OP और OQ तो भी फाइंड करना होगा। OP क्या होगा हमारा, वेयर OP क्या होगा हमारा, P के साथ हम सिर्फ IJK ये लिख देते हैं, बाकी तो हमारा सेम रहता है। तो 2I प्लस 3J प्लस 4K। OQ क्या होगा 4I प्लस J माइनस 2K। इस तरह से ये आ जाएगा। अब यहां से अगर हम OR निकालें
तो ओ आर क्या है, इन दोनों का सम, तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा 6i, इनको ऐड कर लेंगे 4j, इनको ऐड करेंगे, अब यहाँ पे ये प्लस का ये माइनस का तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो ये बचेगा 2k अपॉन 2। तो ओ आर जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, डिवाइड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3i, ये हो जाएगा 2j, ये हो जाएगा k। तो ये हमारा r का पोजीशन वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन समाप्त। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या दे रखा है, सो दैट द पॉइंट ए बी एंड सी विद पोजीशन वेक्टर ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली फॉर्म द वर्टिसेज ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहां पे कह रहा है कि हमें शो करना है कि ये जो ए बी सी हैं ये वर्टिसेज हैं राइट एंगल ट्राइंगल के। अब राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, जैसे ये हमने एक ट्राइंगल बनाया इस तरह से, इसमें अगर ये वाली जो एंगल है ये 90 डिग्री है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। और यहां पे एक और फॉर्मूला होता है, अगर इसको हम सी मान लें, ये ए मान लें, ये बी मान लें, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब हमसे कह रहा है कि यहां पे ए बी सी, अगर इसको हम मान लेते हैं ए बी सी, ए बी सी जो है वो इस ट्राइंगल के पोजीशन वेक्टर हैं। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, जैसे यहां पे ये 3 डायमेंशनल बना लिया हमने, ये एक पॉइंट P है, ये सॉरी A है, ये B है और ये Q है, C है, A B C। तो इसका पोजीशन वेक्टर का मतलब है B का पोजीशन वेक्टर होगा OB यानी ये, और A का पोजीशन वेक्टर होगा OA यानी ये, और C का पोजीशन वेक्टर होगा OC यानी ये। और ये तीनों पॉइंट जब हम मिला देंगे तो ये एक ट्राइंगल बन जाएगा। और हमसे कह रहा है कि हमें शो करना है कि ये ट्राइंगल क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल। अब एक चीज देखो, इसको हम दो तरीके से शो कर सकते हैं, या तो ये फार्मूला प्रूफ कर दें या फिर एक एंगल दिखा दें कि ये 90 डिग्री है। ठीक है, अब राइट एंगल ट्राइंगल में इस फार्मूले का इस्तेमाल कैसे करेंगे, ये हमें पता होनी चाहिए लेंथ, और ये लेंथ कैसे हम पता करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड, यानी ये जो BC है इसका मैग्नीट्यूड। अब देखो यहां पे ए बी सी दे रखा है, तो ए बी क्या आएगा हमारा, ओ बी माइनस ओ ए, यानी बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर, और ओ बी जो है यानी बी का पोजीशन वेक्टर दे रखा है बी वेक्टर, और ए का पोजीशन वेक्टर दे रखा है माइनस का ए। अब यहां पे इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये क्या आएगा हमारा, 2 में से 3 जाएगा तो माइनस का आई, माइनस जे में से माइनस का 4 जाएगा तो प्लस का 3j, और ये 1 में से 4 जाएगा तो 5k। ये आ गया हमारा ए बी। इसी तरह से निकाल लेते हैं BC। BC क्या आएगा हमारा, यहां पे OC माइनस OB, यानी कि C वेक्टर माइनस B वेक्टर। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, माइनस का i, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, माइनस का 2j, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, माइनस का 6k। तो ये आ गया BC। ठीक है, ये AB हो गया और ये BC हो गया। अब हम निकाल लेते हैं AC। AC क्या आएगा, OC माइनस OA। OC हमारा दे रखा है यानी C वेक्टर माइनस A वेक्टर, इसमें से इसको माइनस करना है, तो ये माइनस का 2i, और फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये प्लस का j, फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस का k। अब यहां पे हमें AC भी मिल गया, AB भी मिल गया और BC भी मिल गया, j प्लस k। तो अब हम क्या करते हैं, दो तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। तो यहां पे अब हमें यह पता होना चाहिए कि C कौन सा होगा। अब C यहां पे क्या होता है, हाइपोटेन्यूस, यानी जो सबसे बड़ी लेंथ होती है उसका स्क्वायर जो है वो बाकी की दो छोटी लेंथ है उनके स्क्वायर के सम के बराबर होना चाहिए। तो पहले इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो यहां पे AB का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा अंडर रूट इसका स्क्वायर यानी 1, इसका स्क्वायर यानी 9, इसका स्क्वायर यानी 25, और ये क्या हो जाएगा 25, 26 में 9 ऐड करेंगे 35, ये आ गया।
BC का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, यहाँ पे इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, यानी कि 1 4 36। ये क्या हो जाएगा 36 प्लस 4 40, 40 में 1 ऐड करेंगे 41, और ये है लास्ट AC। ठीक है, AC हमारा क्या है, इसका स्क्वायर यानी कि 4, इसका स्क्वायर यानी 1, इसका स्क्वायर यानी 1। ये क्या आएगा 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 1 6। अब इसमें सबसे बड़ी लेंथ कौन सी है, ये वाली, और छोटी छोटी हैं ये दोनों। ठीक है, यानी इसका स्क्वायर BC, मैग्नीट्यूड ऑफ BC, इसका स्क्वायर आएगा 41, और इसका स्क्वायर हमें प्रूफ करना इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर। तो यहाँ पे AB का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर AC के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड होगा 35, इसका मैग्नीट्यूड है √6, यानी कि 6 स्क्वायर कर लेंगे, ऐड करेंगे 41, और ये 41 हमारा किसके इक्वल है, BC के इसके इक्वल है। तो यहाँ पे हमने ये वाली चीज प्रूफ कर दी, पाइथागोरस थ्योरम जो थी। तो दिस इंप्लाइज दैट ABC आर फॉर्म्स वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या दे रखा है, इन ट्राइंगल ABC विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। यहाँ पे एक ट्राइंगल दे रखा है और हमसे कह रहा है इनमें से कौन सा ट्रू नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे जो है ये क्या होगा हमारा, इसका सम प्लस इसका सम AB प्लस BC प्लस, अगर हम इसका सम देखें AC, तो AC जो है ये हमारी इसकी डायरेक्शन क्या है, इधर की ओर है, तो -AC लग जाएगा विच इज इक्वल टू 0, यानी AB का वेक्टर प्लस BC वेक्टर इज इक्वल टू AC। ये होता है हमारा। अब कौन कौन से वेक्टर इस फॉर्म में नहीं है, वही हमारे नॉट ट्रू होंगे। अब इसको हम एक और तरीके से चेक कर सकते हैं, यहां पे इनके बीच में देखो, जैसे ये AB और BC, तो यहां पे B कॉमन है, यहां पे B कॉमन, इसको हटा दो, तो अब क्या बचा AC। अब यहां पे जो AC बचा है और यहां पे जो है CA, अब यहां पे कॉमन क्या है C, तो यहां से C हटा दो तो ये बचेगा AA, और AA जो वेक्टर होता है ये होता है 0। ठीक है, क्योंकि यहां पे AA वेक्टर का मतलब होता है OA माइनस OA, और OA माइनस OA का मतलब 0। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये तो ट्रू है। इसमें देखें तो यहां पे ये B इस B से हटा दो तो ये हो जाएगा AC माइनस AC इज इक्वल टू 0। अब यहां पे हमारा देखो कोई भी चीज कॉमन नहीं है। ठीक है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, पहले तो यहां पर देखो ये भी AC है ये भी AC है, दोनों ही एक माइनस का एक प्लस का, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो 0 आ जाएगा। दूसरी चीज ये, इसको हम चेंज कर सकते हैं, अगर AC लिखा है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस का CA, इस तरह से। ठीक है, अब यहां पे ये भी हमारा ट्रू होगा क्योंकि 0 तो आ गया। अब इसको देखो AB दे रखा है BC दे रखा है, यहां से B गायब कर दो तो ये बचेगा AC माइनस CA। अब यहां पे ये सेम तो है लेकिन साइन जो है वो माइनस का है और साइन हमारा प्लस का होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये ट्रू नहीं होगा। सेम चीज यहां पे अगर हम देखें तो ये देखो AB है, इसको हम लोग लिख सकते हैं, AB को ऐसे लिखा रहने देते हैं, और ये CB लिखा है, इसको हम साइन चेंज करके BC लिख सकते हैं प्लस CA इज इक्वल टू 0। अब यहां से B हटा दो तो ये हो जाएगा AC प्लस CA इज इक्वल टू 0, और यहां से अगर हम C हटा दें तो ये आ जाएगा AA और ये हो जाएगा 0। ठीक है, तो यहां पे जो ट्रू नहीं है वो है C वाला, ऑप्शन C इज करेक्ट। क्वेश्चन समाप्त। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या दे रखा है, इफ A एंड B आर टू कोलिनियर वेक्टर देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट। यहाँ पे A और B जो है वो दोनों कोलिनियर वेक्टर हैं। कोलिनियर का मतलब पैरेलल वेक्टर होते हैं। ठीक है, अगर एक वेक्टर है A, ठीक है, और दूसरा वेक्टर है लेमडा A, लेमडा यहाँ पे कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों वेक्टर क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। ठीक है,
अब यहाँ पे ए वाला देखो, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, b इज इक्वल टू लेमडा ए फॉर सम स्केलर लेमडा। तो यहाँ पे कह रहा है कि b जो है वो लेमडा ए के इक्वल है। यही चीज तो हमने बताई कि अगर एक वेक्टर a है, दूसरा वेक्टर लेमडा ए है, तो ये दोनों क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। तो इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। और इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अगर एक वेक्टर ये a है, ठीक है, दूसरा वेक्टर इसी की लंबाई हम थोड़ी बढ़ा देते हैं, इस वेक्टर की लंबाई ऐसे बढ़ा देते हैं, तो ये हो गया लेमडा ए। अब ये और ये वेक्टर अलग अलग हैं, ये ए वेक्टर है, इसको हम मान लेते हैं ये बी वेक्टर है। तो दोनों वेक्टर तो अलग हैं मगर पैरेलल हैं, और पैरेलल वेक्टर ही कोलिनियर वेक्टर कहे जाते हैं, यानी एक ही लाइन में है, तो ये कोलिनियर है दोनों वेक्टर। वही चीज यहाँ पे दे रखी है, एक वेक्टर है हमारा ए वेक्टर और दूसरा जो बी वेक्टर है वो क्या है, लेमडा ए वेक्टर है, यानी कि इसी की लंबाई बढ़ा दी गई है या फिर घटा दी गई है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ ए और बी दोनों कोलिनियर हैं। बी वाला देखो, ए इज इक्वल टू प्लस माइनस बी। अब ये जो है, ये यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये कहना चाह रहा है कि ए जो है वो सिर्फ प्लस माइनस बी के इक्वल होगा। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं, क्योंकि ए वेक्टर जो है वो 2 टाइम्स बी वेक्टर भी हो सकता है। जो कोलिनियर होंगे ए और बी दोनों कोलिनियर होंगे। जैसे कि यहाँ पे लेमडा हमारा कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये कह रहा है कि ये सिर्फ प्लस माइनस 1 होना चाहिए, प्लस माइनस 1 होना चाहिए लेमडा। तो ये हमारा इनकरेक्ट होगा, क्योंकि प्लस माइनस 1 के अलावा भी कुछ भी हो सकता है। सी दे रखा है द रिस्पेक्टिव कंपोनेंट ए एंड बी आर नॉट प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पे हम इस तरह से लिखते हैं ना, b इज इक्वल्स टू लेमडा ए, तो इसके जो कंपोनेंट होंगे और इसके जो कंपोनेंट होंगे वो प्रोपोर्शनल होंगे। प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि उनका रेशियो जो है वो सेम होगा, यानी b के जो b1 होगा और a का जो a1 होगा, b1 अपॉन a1, b2 अपॉन a2, b3 अपॉन a3, ये सारे इक्वल होंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे कह रहा है कि नॉट प्रोपोर्शनल, तो ये भी इनकरेक्ट होगा। बोथ द वेक्टर a एंड b हैव सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे ये भी चीज जो है गलत है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन जरूरी नहीं कि सेम हो। जैसे अगर a वेक्टर है इस तरह से और एक वेक्टर हमने ले लिया इसी का अपोजिट, यानी b वेक्टर, और b वेक्टर इसका अपोजिट का मतलब माइनस का a वेक्टर होगा। माइनस लगाने से डायरेक्शन बदल जाती है। तो अब यहाँ पे ये a वेक्टर है, ये b वेक्टर है, दोनों ही क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है और मैग्नीट्यूड भी सेम है, और ये हमारे कोलिनियर भी हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ये जो बोल रहा है ना सेम डायरेक्शन, तो कोलिनियर वेक्टर के लिए सेम डायरेक्शन होना जरूरी नहीं, डायरेक्शन डिफरेंट भी हो सकती है। उसके बाद में बोल रहा है बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैग्नीट्यूड अगर सेम भी हो तब भी वो कोलिनियर हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इसमें ट्रू जो है वो करेक्ट जो है वो ए वाला होगा। तो और इनकरेक्ट कौन से होंगे, बी सी डी, यानी तीनों इनकरेक्ट होंगे। क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही।